नमस्कार। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब देश में साहित्य, कला और संस्कृति को पूरी आज़ादी के साथ विकसित और समृद्ध करने के लिए स्वायत्त अकादमियां बनाईं, तो इसे एक बड़ा कदम माना गया। साहित्य अकादमी 24 भारतीय भाषाओं के विकास के लिए बनी, तो ललित कला अकादमी ललित कलाओं को समृद्ध करने के लिए, वहीं संगीत नाटक अकादमी परफॉर्मिंग आर्ट्स और उससे जुड़े कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इन अकादमियों के गठन के करीब 65-70 सालों के बाद अब इन पर पूरी तरह सरकार का कब्जा हो गया है। इनकी स्वायत्तता नाम की रह गई है। अभी तक साहित्य अकादमी को सरकारी दबावों से मुक्त माना जाता रहा था, लेकिन अब वहां भी हालत खराब हो चुकी है। पिछली बार हुआ ये कि पहली बार अकादमी पुरस्कारों की घोषणा टाल दी गई। पत्रकार बुला लिए गए, लेकिन अंतिम वक्त में संस्कृति मंत्रालय के दबाव को लेकर अकादमी पुरस्कार समिति के सदस्यों में विवाद हो गया। हालत ये हो गई कि 2026 आ गया, लेकिन 2025 के अकादमी पुरस्कारों की घोषणा अब तक नहीं हो पाई। आखिर सरकारी दबाव का यह आलम इन तथाकथित स्वायत्त अकादमियों पर क्यों है? इस बार की अभिव्यक्ति अकादमियों की खत्म होती स्वायत्तता पर और इससे उठने वाले विवादों पर। साहित्य अकादमी पुरस्कारों का अपना ही अंदाज है, लेकिन उसे लेकर विवाद भी उठते रहे हैं। एक लेखक की हत्या को लेकर सरकार के विरोध में उतरे कुछ साहित्यकारों ने कुछ साल पहले जब साहित्य अकादमी अवार्ड्स की वापसी शुरू की तो काफ़ी हलचल मची। मोदी सरकार ने इसे गैंग कहा और इसे देश को टुकड़े करने वाला तक करार दिया। दरअसल सरकार विरोध का एक मजबूत तरीका रहा है अवार्ड वापसी, हस्ताक्षर अभियान, धरना प्रदर्शन आदि। कुछ साल पहले इसका माध्यम बना था साहित्य अकादमी। इसकी शुरुआत की कहानीकार उदय प्रकाश ने, फिर तो मंगलेश डबराल समेत तमाम साहित्यकारों ने अवार्ड वापसी की झड़ी लगा दी। उस दौरान हमने बात की थी अकादमी के पूर्व अध्यक्ष और वयोवृद्ध साहित्यकार विश्वनाथ प्रसाद तिवारी से। साहित्य अकादमी की जो स्वायत्तता है वो आज भी इस रूप में बनी हुई है कि किसी विरोधी विचारधारा के या सरकार विरोधी लेखक को भी पुरस्कृत किया जाता है अगर वो उसकी पुस्तक पुरस्कार के योग्य है। साहित्य अकादमी, क्योंकि साहित्य का मसला है, तो साहित्य को स्वाधीन होना चाहिए और इसके निर्णयों को स्वाधीन होना चाहिए, और ऐसा मेरा भी मत है कि ऐसा होना ही चाहिए। बाकी सारी संस्थाएं स्वायत्त नहीं हैं और सरकारें इसके लिए चाहती हैं कि सारी संस्थाओं में एक रूपता हो। साहित्य अकादमी का कोई अलग स्टेटस क्यों हो? इसलिए लोगों को आशंका होती है कि कहीं इसका रूप भी उन्हीं संस्थाओं जैसा न हो और इसकी स्वायत्तता पर असर न आवे। और ये कोई एक सरकार की बात नहीं है, ये सभी सरकारें, पिछली सरकारें भी ऐसा चाहती रही हैं और हम लोग उसके दरअसल इस विवाद की चर्चा अब इतने सालों बाद फिर क्यों उठी? इसके पीछे एक ठोस वजह है। 2025 में पहली बार ऐसा हुआ कि साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा ही नहीं हुई। पत्रकार बुला लिए गए। अकादमी की सचिव, जो किसी ज़माने में संस्कृति मंत्रालय में रहीं, उन्होंने चिट्ठी भी जारी कर दी। मीडिया वाले तय वक्त पर पहुंच गए, लेकिन कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी गई है। पुरस्कारों की घोषणा जब होगी तो सूची भेज दी जाएगी। दरअसल अकादमी की समिति ने 24 भाषाओं के पुरस्कार विजेताओं के नाम तय कर लिए थे। लिस्ट मंत्रालय को भेजी गई, लेकिन एक मराठी साहित्यकार को लेकर मामला फंस गया। मंत्रालय ने अपने अधीन 4 स्वायत्त समितियों को एक सर्कुलर भेजा और कहा कि अब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत नाटक अकादमी,
ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी के पुरस्कार एक साथ दिए जाएंगे। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक फोन पर बताते हैं कि शायद अब ये घोषणा फरवरी में हो। माधव कौशिक चंडीगढ़ में रहते हैं। बताते हैं कि उस सर्कुलर की वजह से घोषणा रोकनी पड़ी। हमारी तरफ से लिस्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है और अभी तक हमारे ऊपर कोई प्रत्यक्ष सरकारी दबाव नहीं है। हम स्वायत्त ही हैं। दरअसल साहित्यकारों के साथ अक्सर ये समस्या देखी गई है कि उनके भीतर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने की लालसा सदा से इसलिए रही है क्योंकि इसे अब तक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता रहा है। हालांकि जब से मोदी सरकार आई है, साहित्यकार लगातार ये आरोप भी लगाते रहे हैं कि स्वायत्तता अब बची नहीं। अकादमियां अब पहले की तरह काम नहीं करती। सम्मान देना, आपने ही अपने कार्यक्रम में कलाकारों की दुर्दशा की चर्चा की। पिछले 15 बरस से मैं ये कोशिश करता रहा हूं कि एक राष्ट्रीय कलाकार कल्याण कोष बने। मैंने सुझाव ये था कि और ये सुझाव मैं 2 प्रधानमंत्रियों के स्तर पर दे चुका। तो सारी चीज़ों पर कब्जा हो चुका है और आपको भरोसा भी नहीं, आपको तो अदालतों पर भरोसा नहीं है कि वो आपको न्याय दे पाएंगे, खास तौर पर ऐसे मामलों में जिसमें सरकार से सीधा टकराव हो। हो या गया कि व्यंग्यकार भी जो है वो अन्य विषय ले लेता है, वो राजनीति को छोड़ देता है ये सोच के कि इसके परिणाम मेरे लिए अच्छे नहीं होंगे। और ज़्यादातर लेखकों को हमने देखा कि वो जो धार्मिक और आध्यात्मिक पात्रों पे चले गए, सारे के सारा लेखक। नहीं, वो तो जो आप कह रहे हैं जी, वो एक जमात है जो बुद्धिजीवियों की, लेखकों की, रचनाकारों की, वो तो सोचे समझी रणनीति के अंतर्गत ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि आप जितना वैदिक होते जाएंगे ना, कहते वैदिक की हिंसा हिंसा न भवती, जो लिखा गया था, वही हालत है कि वो मान के चलते हैं कि अगर दिखानी भी है हिंसा तो घटोत्कच को दिखाओ, है ना। वो ये मान के चलते हैं कि पुराण में चले जाओ, सबसे अच्छी शरण कहाँ है वो, और वो हमने कभी स्वीकार नहीं किया। हम लिखते हैं, हम मौजूदा समय पे लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि चुनौती तो आज के समय की है भाई। हम पौराणिक काल में जाके क्या करेंगे? वो भी एक तरह से रचना है। आप उस रचना को यथार्थ बना रहे हैं, यानी आप मिथक में यथार्थ मिला रहे हैं, यथार्थ में मिथक मिला रहे हैं, इतिहास में गप मिला रहे हैं, गप में इतिहास मिला रहे हैं। अरे कर क्या रहे हैं आप? ये बाजीगरी है ये। मैं सोचती हूँ कि आज साहित्यकार को भी के सामने भी और पत्रकार के सामने भी ये बहुत बड़ी चुनौती है। कर सकता हूँ। मुश्किल तब आती है जब मैं ये मान लूं कि मैं गलती कर ही नहीं सकता। जब आदमी ये कहता है ना मैं गलती कर नहीं सकता, वही तानाशाह होता है जी। तो इसलिए जो है, और मैं तो मेरी पहली विदेश यात्रा जर्मनी की थी, ईस्ट जर्मनी की। सोहिलैंड नेहरू अवार्ड मिला था मुझे सबसे पहले, और वहां मैंने जब जाके देखा और देखा कि वो जगह भी देखी जाए, हिटलर ने आत्महत्या की थी, वो कैंप देखे, श्रमिक कैंप बनाए थे उन्होंने जहां पर क्रूरता की हद थी। तो निश्चित रूप से जब क्रूरता की हद हो रही होगी, जब डर का पूरा वातावरण होगा, कोई सोच पा रहा होगा कि बदलाव आएगा। तो ये लेकिन हिटलर ने खुद ही आत्महत्या भी की जी। और बदलाव भी आया। संघ परिवार का सभी अकादमियों पर कब्जा हो चुका है। इससे पहले भी अकादमी के तत्कालीन सचिव पर अपनी कर्मचारी का यौन शोषण करने और बाद में उसे निकाल देने का आरोप लगा था और मामला कई सालों से अदालत में चल रहा है। पिछले ही साल जब ये मामला फिर उठा तो कई साहित्यकारों और संगठनों ने अकादमी के कार्यक्रमों का बहिष्कार किया था। फिर इसे लेकर साहित्यकारों के बीच ही कई तरह के मतभेद उभर आए। छोटी मोटी प्रॉब्लम हर जगह होती है, यहाँ भी हो सकी होंगी, पर बहुत अधिक ऐसा घनिष्ठ संपर्क नहीं रहा है मेरा। लेकिन हाँ, कई बार बुलाया जाता हूँ बातचीत के लिए, और एक दफ़ा जीसी का मेंबर भी रहा हूँ।
लेकिन मैं ये पा रहा हूँ कि ये एकमात्र संस्था है जो स्वयं साहित्यकारों के हाथ में है। इसके लिए आप किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगर पुरस्कारों में मान लीजिए कि कहीं हो सकता है कुछ पक्षपात कभी हुआ हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो निर्णय करने वाले जो भी जूरी के लोग हैं वो सब हमारे वरिष्ठ लेखक होते हैं। उनके अपने पूर्वाग्रह ये तो हो सकता है, विचार का हो सकता है, कई बार कई दफा निजी संबंध का भी कहीं कहीं हो सकता होगा, लेकिन जिनको मिलता है वो लेखक तो होते हैं। ऐसा नहीं कि उनको आप घटिया लेखक कहते हैं। और दूसरा मुझे लगता है कि देश में अभी जो परिस्थिति है उसमें थोड़ी बहुत स्वायत्तता जो बची हुई है साहित्य अकेडमी के पास में, उसको मतलब बहुत ताकत से उसको बचाना चाहिए। संगीत नाटक अकेडमी, ललित कला अकेडमी, ये सब सरकारी कंट्रोल में आते हैं। अध्यक्ष वो तय करते हैं, मेंबर्स वो तय करते हैं। अभी तक साहित्य अकेडमी में ऐसा नहीं है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से लेकर संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी हो या नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, सबका सरकारीकरण हो चुका है। कहने को ये स्वायत्त कही जाती हैं, लेकिन उनके मुखिया वही हैं जो मंत्रालय चुनती है। कार्यक्रम वैसे ही होते हैं जो सरकार का प्रचार करते हों। इसी का विरोध किया था ललित कला अकादमी के अध्यक्ष बनाए गए तत्कालीन कलाकारों ने भी। चाहे अकादमी के प्रशासक रहे और वरिष्ठ कलाकार CS कृष्णा शेट्टी रहे हों, या फिर कुछ समय पहले गुजरे अकादमी के पूर्व अध्यक्ष उत्तम प्रचार ने, जिन्हें उनके फैसलों की वजह से पद से हटा दिया गया था। हालांकि दोनों ही कलाकारों ने कैमरे के पीछे ये माना कि अकादमी खुलकर काम नहीं कर पाती और बगैर मंत्रालय की सहमति मिले यहाँ कोई फैसला नहीं होता। अरे हाँ ठीक है, उसको कोर्ट के इसी के लिंक में है। हाँ मैंने देख लिया। हाँ देख, मूलभूत सवाल उठाए गए। देखिए मूलभूत सवाल उठाए। हाँ बिल्कुल। ललित कला को पैसा ही नहीं देना है, ऐसे ही स्वायत्त दे रखा है। उनको कुछ करने नहीं देना है। हाँ कोई डेवलपमेंट का काम आता है तो मिनिस्ट्री में करना है। अरे वाह। हाँ बाकी के बेवकूफ है। व्हाट इज एस्थेटिकली सेंस ऑफ मिनिस्ट्री? बताइए। सही बात। ये तो इंडस्ट्री बना के रखते हैं। हाँ बिल्कुल। आर्टिस्ट ही जानेगा कोई चीज का ढांचा, आर्टिस्ट ही जानेगा। हमने मूलभूत सवाल वही उठाए हैं ना। बिल्कुल वही। ऐसे में कला, संस्कृति और साहित्य को लेकर रंगमंच के कथानक तक वही होने लग गए हैं। बेशक ऐसे में जो मौलिक कलाकार और लेखक हैं, उनके भीतर एक घुटन की स्थिति तो दिखती ही है। हाल ही में लखनऊ के बौद्धिक जगत का एक नाम हमसे सदा के लिए बिछड़ गया, वीरेंद्र यादव। उन्होंने दूरदर्शन के लिए कई साहित्यिक इंटरव्यू तो किए ही, कई कार्यक्रमों में लगातार सक्रिय रहते। मूल रूप से आलोचक रहे वीरेंद्र यादव पर एक खास रिपोर्ट। हिंदी के जाने माने आलोचक, लेखक और प्रगतिशील आंदोलन से गहराई तक जुड़े वीरेंद्र यादव बेशक अब न रहे हों, लेकिन उन्होंने जितना भी लिखा और ख़ासकर तमाम कार्यक्रमों और मंचों पर जितनी वैचारिक बहसों में हिस्सा लिया, वह उन्हें तमाम लेखकों से अलग करता है। लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में MA करने वाले वीरेंद्र यादव आखिरी दिनों तक सक्रिय थे, लिखते पढ़ते रहे। छात्र जीवन से ही वामपंथी, बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय हिस्सेदारी शुरू कर दी थी। उत्तर प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ के लंबे समय तक सचिव तो रहे ही, प्रयोजन पत्रिका के संपादक भी रहे। जॉन हर्सी की पुस्तक हिरोशिमा का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने वाले वीरेंद्र यादव की एक और किताब खासी चर्चित रही। उन्होंने प्रेमचंद को लेकर चलने वाली बहसों और 1857 के विमर्श पर हस्तक्षेपकारी लेखन किया, जिसकी खासी चर्चा हुई। कई लेखों का अंग्रेजी और उर्दू में भी अनुवाद किया। आलोचना के क्षेत्र में उन्हें 2001 के देवी शंकर अवस्थी सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। प्रगतिशील लेखक और वामपंथी आंदोलन के लड़ाकू, आक्रामक और प्रतिबद्ध कार्यकर्ता के तौर पर उनका नाम लिया जाता था। 75 की उम्र में भी उनकी सक्रियता बहुतों को चौंकाती थी और रास्ता भी दिखाती थी। DV लाइव के साथ बातचीत में वीरेंद्र जी ने पिछले साल दक्षिणपंथी ताकतों से त्रस्त देश के हालात पर चिंता जताई थी और आने वाले वक्त को लेकर काफ़ी उम्मीदें भी जताई थीं। से ताकि एक दबाव बनाकर सरकार को मनमानी करने से रोका जा सके, क्या ऐसी भी संभावना है अब?
अतुल जी, मुझे ये लगता है कि अगर संख्या यानी कि 250 के आसपास आती है भारतीय जनता पार्टी की, और जो एनडीए अलायंस है अगर वो लगभग जो है जिसे सरकार बनाने की स्थिति में भी आ जाता है, तो एक चीज जो मुझे लग रही है कि भाजपा के अंदर से जो आवाजें चुप थी, यानी कि जो एक मोदी में का प्रधानमंत्री होना जो है उसने भाजपा के एक राजनीतिक दल के रूप में भी उसे संकुचित किया है, लोगों की आवाजों को जो है गोठिल किया है, लोगों की आवाजें दबी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि अगर जो है बड़ी संख्या बल कम हुआ तो ये आवाजें भाजपा के अंदर से उठने वाली। दूसरी बात, एक जो बात मैं कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि कितना सही है या गलत, लेकिन मेरा आकलन ऐसा है खबरों के अनुसार, यानी कभी देखिए आपने भी देखा सुना होगा कि जेपी नड्डा का एक बयान आया अभी 4-5 दिन पहले, उन्होंने कहा अब हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आवश्यकता नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बाई प्रोडक्ट है भारतीय जनता पार्टी, उसका राजनीतिक विंग है भारतीय जनता पार्टी। उस भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष ये कह रहा है अब हमें उसकी आवश्यकता। तो एक जो है थोड़ी सी मुझे लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच भी एक फांक जैसी स्थिति आई है। कारण उसका क्या है कि मोदी जी ने अपने कद को इतना बड़ा कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कद से भी अपने आप को बड़ा कर लिया है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कद से भी अपने आप को बड़ा कर लिया है। तो एक उम्मीद की किरण, अभी जो आपने बात कही, तो एक उम्मीद की किरण तो मुझे इस हिंदुत्ववादी खेमे के अंदर से ही दिख। जाने माने पत्रकार दयाशंकर राय अपने फेसबुक वॉल पर लिखते हैं कि दरअसल वीरेंद्र यादव का ऐसे अचानक चले जाना एक बड़े आलोचक का जाना भर नहीं है, बल्कि एक ऐसे जन बुद्धिजीवी आलोचक का जाना है जो साहित्य को उसकी जड़ अकादमिक दुनिया से बाहर निकालकर सामाजिक संदर्भों और देश को मथ रहे ज्वलंत सवालों से जोड़ता था। साहित्यिक विषयों पर लिखते हुए भी धर्मांधता, गैर बराबरी, आधुनिकता बोध और लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्य उनकी चिंता के केंद्र में लगातार बने रहे। साहित्य की दुनिया में अकादमिक आलोचक तो आज भी हैं और आगे भी रहेंगे ही, पर निकट भविष्य में वीरेंद्र जी की कमी शायद नहीं पूरी होने वाली, क्योंकि वे कथा साहित्य के प्रखर आलोचक तो थे ही, हर महत्वपूर्ण घटना पर उनका वैचारिक हस्तक्षेप उन्हें अपने समकालीन बहुत से आलोचकों से अलग खड़ा करता था। आज के फांसीवादी निज़ाम के असंवैधानिक, सांप्रदायिक और विभाजनकारी मंसूबों पर जिस पैनी नज़र से वे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते थे, उसे बेशक याद किया जाएगा। बेशक उनके जाने से हिंदी जगत और खासकर वामपंथी खेमे में एक शून्य तो पैदा ही हुआ है। वीरेंद्र यादव को डीबी लाइव और अभिव्यक्ति परिवार की ओर से नमन। देश के अलग अलग शहरों में होने वाले कुछ साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों पर एक नज़र डाल लेते हैं अपने सेगमेंट हलचल में। दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का इस बार का संस्करण खत्म हो गया। मुफ्त एंट्री की वजह से इस बार पाठकों और दर्शकों की भीड़ कुछ ज्यादा ही रही। करीब 1000 प्रकाशकों ने अपने स्टॉल लगाए और तकरीबन सभी स्टॉल्स पर हर रोज युवाओं और बच्चों में खासा जोश दिखा। माहौल पिकनिक जैसा था। कुछ 6 हॉलों में लगे हर तरह के स्टॉल्स में लगभग हर तरह की, हर विषय की, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू समेत अलग अलग भाषाओं की पुस्तकें यहाँ उपलब्ध थी। आयोजक नेशनल बुक ट्रस्ट और ITPO की कमाई में पहले से कहीं ज्यादा इजाफा हुआ। हर स्टॉल्स की कीमत अच्छी खासी रही और साइज के हिसाब से हर स्टॉल की कीमत लाखों रुपए में थी। किताबों की बिक्री तो पहले की तुलना में कम हुई, लेकिन लोगों से मिलने जुलने का ये एक अच्छा ठिकाना बना रहा। हर तरफ प्रधानमंत्री मोदी से लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीरें तो थी ही, धर्म और अध्यात्म के साहित्य भी थे। आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने भी पुस्तक मेले का दौरा किया।
देश के जाने माने रचनाकार रहे शिव पूजन सहाय के एकमात्र चर्चित उपन्यास देहाती दुनिया के प्रकाशन के 100 साल पूरे होने पर दिल्ली के हिंदू कॉलेज में एक बड़ा समारोह होने जा रहा है। इसी दौरान प्रेमचंद ने भी रंगभूमि जैसा उपन्यास लिखा था। स्त्री दर्पण और हिंदू कॉलेज के हिंदी साहित्य सभा की तरफ से आयोजित इस समारोह में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कवित्री अनामिका के साथ जाने माने रंग समीक्षक रविंद्र त्रिपाठी, मशहूर आलोचक ज्योतिष जोशी, रामेश्वर राय और शिवपूजन सहाय के नाती विजय नारायण आदि हिस्सा ले रहे हैं। इसमें आज के संदर्भ में साहित्य और संस्कृति के अलावा मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य पर भी बात होने वाली है। दिल्ली की लोकायत आर्ट गैलरी में कई कलाकारों की सामूहिक कला प्रदर्शनी कला प्रेमियों का दिल जीत रही है। प्रवाह नाम की इस प्रदर्शनी में 21 कलाकारों की पेंटिंग्स, स्कल्पचर और फोटोग्राफी के तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं। 17 से 21 जनवरी तक लगी इस प्रदर्शनी के आयोजक हैं पंकज निगम और सौरभ मजूमदार, जो खुद एक कलाकार हैं। अभिव्यक्ति में इस बार के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।